तो चैप्टर 3 है अपना राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। तो राजस्थान में ब्रिटिश सरकार के आधिपत्य की स्थापना के पश्चात यहाँ आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन आया। शासक अंग्रेजी संरक्षण के कारण स्वयं को सुरक्षित मानने लगे तथा अपनी किसान जनता के प्रति निरंकुश होने लगे। साथ ही अंग्रेजों की नीतियों के कारण कुटीर उद्योग धंधे बर्बाद होने लगे तथा भूमि पर आश्रित जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ने लगा। इस प्रकार किसानों में असंतोष बढ़ता गया, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न किसान आंदोलन के रूप में सामने आया। अब पहला है बिचौलिया किसान आंदोलन। तो वर्तमान भीलवाड़ा जिले में स्थित है बिचौलिया, मेवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। ठीक है, तो वर्तमान में तो क्या है, भीलवाड़ा में, और प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। जागीर की भौगोलिक बनावट इस प्रकार थी कि यहाँ की किसान आंदोलन के समय बड़ी सुगमता से पड़ोसी सीमावर्ती राज्यों में पलायन कर सकते थे। यहाँ के अधिकांश लोगों का जीवन निर्वाह कृषि पर आधारित था। कृषकों में अधिकांश धाकड़ जाति के लोग थे। वे अपने परिश्रम, दक्षता के लिए प्रसिद्ध थे। जाति के रूप में वे संगठित थे तथा पंचायत व्यवस्था में उनकी दृढ़ निष्ठा थी। 1894 ईस्वी में राव गोविंद दास की मृत्यु के बाद बिजोलिया ठिकाने के इस जागीरदार व किसानों के संबंध में विभिन्न कारणों से कटुता आई, जिसका परिणाम था बिचौलिया किसान आंदोलन। तो किसमें, राव गोविंद दास की मृत्यु। तो इनका जो वो था ठिकानेदार, उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद दिक्कत हो गई थी यहाँ पे। फिर बिचौलिया किसान आंदोलन का अध्ययन 3 भागों में किया जा सकता है, जिसका प्रथम चरण 1897 से 1915 तक चला था। इसके नेतृत्व स्थानीय लोगों द्वारा किया गया था और द्वितीय चरण 15 से 23 तक चला। यह आंदोलन काल का अत्यंत महत्वपूर्ण, यह इस काल में आंदोलन का संचालन राष्ट्रीय स्तर के अनुभवी व्यक्तियों द्वारा संपन्न हुआ था। ठीक है, आंदोलन मुख्य राष्ट्रीय धारा से जुड़ गया था इसमें। फिर तीसरा चरण पराभव काल था, जो 1941 में समाप्त हुआ। 1897 में बिचौलिया ठिकाने के हजारों किसान एक मृत्यु भोज के अवसर पर गिरधरपुरा गांव में एकत्रित हुए। यह ठिकाने के अत्याचार व शोषण से संतप्त किसानों ने एक दूसरे से विचार विमर्श किया और निर्णय लिया कि उनके प्रतिनिधि उदयपुर जाकर महाराणा फतेह सिंह से भेंट कर न्याय के लिए पुकार करेंगे, परंतु इसका कोई परिणाम नहीं निकला। रियासती सरकार द्वारा अपनाई गई निष्क्रियता, उदासीनता से बिजोलिया के शासक को किसान विरोधी नीति अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिला। बिजोलिया जागीर का किसान पहले से ही विभिन्न प्रकार के लागों की बोझ से दबा हुआ था। 1903 में राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया अंचल में एक नया कर चंवरी कर लगा दिया। हर व्यक्ति को अपनी लड़की के विवाह के अवसर पर 13 रुपए ठिकाने में जमा करवाना पड़ता था। फिर वर के लिए राव साहब के समक्ष उपस्थित होकर नतमस्तक होकर आशीर्वाद प्राप्त करना आवश्यक था। इस अपमानजनक कर को लागू करने पर किसानों में रोष व्याप्त होने लगा। तो चवरी कर, ठीक है, लड़की के विवाह के अवसर पर 13 रुपए। फिर इस अब ठीक है, इसके बाद किसानों ने इसका मूक विरोध किया। उन्होंने 2 वर्ष तक अपनी कन्याओं का विवाह ही नहीं किया। ठीक है, इसके बाद राव ने कुछ नाम मात्र की रियायतें दी, किंतु संतुष्ट होने के बजाय किसानों ने अपनी शक्ति का एहसास अवश्य हो गया इससे। ठीक है, 1906 में राव किशन सिंह का निसंतान देहांत हो गया। उनके स्थान पर निकट संबंधी पृथ्वी सिंह बिचौलिया का स्वामी बना और उन्होंने मेवाड़ पे तलवार बंदई के रूप में ली गई रकम का भार जनता पर डाल दिया। तो मेवाड़ राज्य क्या करता था, जैसे कोई नया जागीरदार बना तो क्या है, उस पे क्या है, उसको तलवार बंदाई देनी पड़ती थी अपने राजा को, कि भाई अब मैं ही इस मतलब जागीर का मालिक हूँ, तो उसको तलवार दे दी भाई, तलवार बंदाई दे रही एक तरीके से। पर उसको क्या है, कुछ उसको कर देना पड़ता था कि नया वो एक तरीके से सामंत बनाए। पर किसानों ने जब इसका विरोध किया तो स्थानीय शासक ने किसान आंदोलन से जुड़े व्यक्तियों की विरुद्ध शक्ति का रुख अपनाया, दमनकारी नीति का अनुसरण किया। किसान नेता साधु सीताराम को ठिकाने के पुस्तकालय से सेवा मुक्त कर दिया गया। अन्य किसानों को भी जेल में डाल दिया गया। यहाँ पे साधु सीताराम दास थे। फिर 1914 में राव पृथ्वी सिंह का देहांत हो गया, तो उनके पुत्र केसरी सिंह अल्पवयस्क था, इसलिए जागीरी प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्ड्स यानी महाराणा के नियंत्रण में चला गया। किंतु किसानों को फिर से कोई फायदा नहीं हुआ, उनके हालात जस से तस थे। इन हालात में इस प्रकार इस आंदोलन का प्रथम चरण पूरा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रथम चरण तो पूरा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अल्पवयस्क था कौन, केसरी सिंह। फिर दूसरा चरण प्रारंभ होता है 1916 में। विजय सिंह पथिक, वास्तविक नाम भूप सिंह, इस आंदोलन से जुड़ते हैं। विजय सिंह पथिक में कार्य करने की अपूर्व क्षमता थी। सर्वप्रथम उन्होंने किसानों को सुनियोजित रूप से संगठित किया, आंदोलन को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने बिचौलिया में विद्या प्रचारणी सभा का गठन किया।
जिसके तत्वावधान में एक पुस्तकालय, एक पाठशाला और एक अखाड़ा चालू किया। ये राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र बने। माणिक्यलाल वर्मा, जो इस समय बिचौलिया ठिकाने में कर्मचारी के पद पे कार्यरत थे, प्रतीक के संपर्क में आए। उन्होंने प्रतीक से प्रभावित होकर ठिकाने की नौकरी से अवकाश ले लिया और उन्होंने प्रतीक से आजीवन देश की सेवा की दीक्षा ली और प्रतीक के साथ किसानों को संगठित करने के कार्य में जुट गए। यहाँ पे उन्होंने क्या खोली थी? एक विद्या प्रचारणी सभा, यानी कि उनको एजुकेट कर रही है। फिर इस कार्य में साधु सीताराम का भी प्रतीक का एक बड़ा सहयोग रहा। विजय सिंह पथिक ऊपरमाल क्षेत्र में अत्यधिक लोकप्रिय हो गए। वहां के निवासी उन्हें महात्मा जी कहकर संबोधित करते थे। याद रखना, महात्मा जी किसे कहते हैं? विजय सिंह पथिक को। उनके आदेशों का पालन करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। पथिक किसानों की दुर्दशा से परिचित हो चुके थे। इस भयावह स्थिति का निवारण हेतु पथिक ने किसान आंदोलन को सक्रिय बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड के तत्वावधान में क्रांति का बिल्कुल बजा दिया। तो 1917 में हुई थी हरियाली अमावस्या के दिन। ठीक है। पथिक ने किसानों का युद्ध का चंदा न देने का आह्वान किया। किसानों से घोषणा की कि वे बेगा नहीं करेंगे। गोविंद निवास गांव में नारायण जी पटेल ने ठिकाने ठिकाने में बेगार करने से इनकार कर दिया। तो किसने? नारायण जी पटेल ने। ठीक है। इस ठिकाने के कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया और कैद में डाल दिया। इसकी सूचना मिलने पर किसान पंचायत के आदेश अनुसार किसानों के जत्थे बिचौलिया पहुंचने लगे। ठिकाने के प्रशासक भयभीत हो गए। नारायण जी पटेल को जेल से मुक्त कर दिया गया और यह किसानों की प्रथम विजय थी। प्रतीक ने बिचौलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक लाने में सहयोग दिलवाने के उद्देश्य से प्रताप समाचार पत्र के संपादक गणेश विद्यार्थी से संपर्क स्थापित किया। उन्होंने अपने पत्र प्रताप में बिचौलिया आंदोलन संबंधी समाचार देने की एक स्थायी स्तंभ खोल दिया। इस प्रचार के फलस्वरूप देशवासियों का बिचौलिया किसान आंदोलन की ओर ध्यान आकर्षित हुआ। तो किसने? प्रताप में। और किसने खोला? गणेश शंकर विद्यार्थी के पेपर में। महात्मा गांधी ने बिचौलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से पथिक को बंबई आमंत्रित किया। पथिक ने बिचौलिया के किसान पर किए जा रहे अत्याचारों का विवरण गांधी जी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिससे गांधी जी प्रभावित हुए। गांधी जी ने अपने निजी सचिव महादेव देसाई को ऊपरमाल के किसानों की स्थिति जांच करने के लिए बिचौलिया भेजा। गांधी जी ने इस आशय का एक पत्र महाराणा को भी लिखा। गांधी जी ने बिचौलिया किसान आंदोलन के प्रति नैतिक समर्थन दिया। तो इन्होंने क्या दिया था? सिर्फ नैतिक समर्थन ही दिया था। गांधी जी ने खुद नहीं आए थे। प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार बिचौलिया के आंदोलनकारी किसानों को रियायत देने में पक्ष में नहीं थी। सने सने स्थिति में परिवर्तन हुआ। अगस्त 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1921 में भयंकर रूप ले चुका था, जो कि ठीक है। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने निश्चय किया कि बिचौलिया किसान आंदोलन को तुरंत शांत किया जाए। इस उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, जिसमें एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड और उनके सचिव आगलवी। तो कौन कौन थे? रॉबर्ट हॉलैंड और सचिव आगलवी। मेवाड़ ब्रिटिश रेजिडेंस विल्किसन और मेवाड़ राज्य के दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी और राज्य शायर हकीम बिहारी लाल को रखा। तो ये सब थे। ये लोग क्या गए थे? उच्च समिति थी, उसमें ये मेंबर थे। कौन कौन थे उच्च समिति के मेंबर में? तो एजीजी रॉबर्ट हॉल, उनके सचिव आगलवी, मेवाड़ ब्रिटिश रेजिडेंस विल्किसन और दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी, राज्य के शायर हाकिम बिहारी लाल। फिर लंबे विचार विमर्श के पश्चात 11 फरवरी 1922 को ठिकाने और किसान पंचायत के बीच समझौता हुआ। एजीजी हॉलैंड ने किसानों के पक्ष के औचित्य को स्वीकारा। समझौते के अनुसार किसानों को अनेक रियायतें दी गई। लगभग 35 लागें समाप्त कर दी गई। इस प्रकार 1922 में आंदोलन समाप्त हुआ। असहयोग आंदोलन के समाप्त होते ही एजीजी ने किसानों के साथ समझौते के प्रति उदासीन हो गया और बिचौलिया जागीरदार के समझौते का उल्लंघन करते हुए किसानों पर पुनः लागें लगा दी। लगान की मांग भी बढ़ा दी। 1923 से 1926 का समय किसानों ने बड़ी तकलीफ में गुजारा। मार्च 1927 में किसान पंचायत हुई, जिसमें रामनारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा उपस्थित हुए। पथिक ने किसानों की बरानी भूमि छोड़ने और अहिंसात्मक साधनों से आंदोलन को जारी रखने का सुझाव दिया, किंतु यह असफल हो गया। 20 जुलाई 1931 को सेठ जमनालाल बजाज ने उदयपुर में महाराणा तथा सर सुखदेव प्रसाद से व्यापक विचार विमर्श किया। फलस्वरूप समझौता हो गया। हालांकि उदयपुर ने इसका पालन नहीं किया, किंतु मेवाड़ प्रजामंडल का व्यापक प्रसार हो रहा था। तो भय से कि किसान प्रजामंडल से न जुड़ जाएं, कुछ पहल आवश्यक थी। 1941 में मेवाड़ के दीवान टी विजय राघवाचारी ने राजमंत्री डॉक्टर
राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा, तो किसने? दीवान टी विजय राघवचारी ने। तो किसको भेजा? मंत्री थे इनके राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा, जहां किसान नेताओं व अन्य नेताओं से बातचीत कर किसानों की समस्याओं का समाधान करवाया, किसानों को उनकी जमीनें वापस दे दी गई। इस प्रकार यह आंदोलन समाप्त हुआ। अब इसको देखते हैं पूरे से। तो पहले तो भाई इसमें कौन था? एक ईश्वर दास, सॉरी राव गोविंद दास। गोविंद दास था यहाँ का ठिकानेदार, और इसकी डेथ हो गई थी। फिर इसकी जगह आया एक नया, और प्रथम चरण में इसका नेतृत्व स्थायी लोगों ने किया। फिर द्वितीय चरण में ये राष्ट्रीय स्तर से जुड़ गया, और सबसे पहले गिरधरपुरा गांव में एकत्रित हुए कुछ लोग। फतेह सिंह से भेंट की, पर इसका कोई परिणाम नहीं निकला। 1903 में रामकृष्ण सिंह आया, जिसने वहां पे जबरी कर लगा दिया, और फिर किसानों ने उसका विरोध किया। उसके बाद में 1906 में राव कृष्ण सिंह निसंतान देहांत हो गया, तो उसकी जगह आया पृथ्वी सिंह। उसने तलवार बंदाई लगाई। और साधु सीताराम इस वक्त इसका कौन था? हेड था, मतलब नेतृत्व करता था। फिर यहाँ पे जब इसकी देहांत हो गया पृथ्वी सिंह का, तो उसका पुत्र था केसरी सिंह, वो अल्पवयस्क था, ठीक है। 1916 में विजय सिंह पथिक आया, और उसने फिर विद्या प्रचारणी सभा, अपन को याद रखनी है एक तो। फिर माणिक्य लाल वर्मा भी इससे जुड़े थे, ये भी याद रखना है। सीताराम दास, जो कि यहाँ पे साधु सीताराम दास थे, वो भी यहाँ के नेता थे, इनका भी नाम याद रखना है। फिर उसके बाद अपन को याद रखना है किसका? महात्मा गांधी। इनको महात्मा जी कहकर संबोधित करते थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। किसको? विजय सिंह पथिक को। और फिर हरियाली अमावस्या के दिन ऊपर पंच बोर्ड का गठन हुआ, ठीक है, ये भी अपन को याद रखना है। गोविंद निवास। फिर नारायण जी पटेल कौन से आंदोलन से जुड़े हैं, ये भी अपन को याद रखना है। फिर प्रताप समाचार और संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी, ये याद रखना है। महादेव भाई को ऊपर माल के किसानों की स्थिति के लिए भेजा गया, ये याद रखना है। किसने भेजा था? गांधी जी ने। तो गांधी जी ने किसको भेजा था, ये आ सकता है, तो महादेव भाई को। फिर उन्होंने नैतिक समर्थन दिया था रॉबर्ट हॉलैंड और उनके सचिव आगलवी और रेजिडेंट विल किशन, और मेवाड़ के दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी, राज्य के शायर हकीम बिहारी लाल की एक समिति बनी थी, ठीक है। और फिर यहाँ पे 35 बेग जो थी अपनी लाग बाग, उनको खत्म कर दिया था। फिर नाग नारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा ने यहाँ पे अहिंसात्मक रूप से इसको आगे चलाने के लिए रखा। उसके बाद जमनालाल बजाज आ गए, उन्होंने यहाँ पे सर सुखदेव प्रसाद से व्यापक विचार विमर्श किया और समझौता हो गया उसके साथ। फिर मेवाड़ दीवान टी विजय राघवाचारी और राजस्व मंत्री थे मोहन सिंह मेहता, इन सब ने आखिरी में इसको क्या है, समाप्त करवा दिया। अब अगला आता है बेगू किसान आंदोलन। तो बिचौलिया आंदोलन से प्रेरणा पाकर बेगू यानी मेवाड़ तो मेवाड़ में भी किसानों ने अनावश्यक अत्यधिक करों, लाग बाग, बेगार, सामंती जुल्मों के विरुद्ध राम नारायण चौधरी। तो बेगू में कौन थे? राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में 1921 में आंदोलन शुरू किया। बेगू के किसान 1921 में मैनाल के भैरू कुंड नामक स्थान पर एकत्रित हुए। सामंती दमन चक्र चलता रहा। 1923 में किसानों के प्रमुख रूपाजी कृपाजी धाकड़ सेना की गोलीबारी में शहीद हो गए थे। कौन से हो गए थे? तो रूपाजी और कृपाजी धाकड़ तो बेगू में हुए थे। लेकिन किसान अपनी मांगों के लिए जूझते रहे। यद्यपि बेगू के ठिकानेदार ने कृषकों से समझौता करने का प्रयास भी किया, लेकिन उसे अमान्य कर बेगू आंदोलन को बुरी तरह से कुचला गया। किंतु मेवाड़ सरकार आंदोलन को दबा नहीं सकी। बेगू के ठाकुर अनूप सिंह एवं राजस्थान सेवा संघ के मध्य जो समझौता हुए, उसे वोल्सविक समझौते की संज्ञा दी गई। तो याद रखना, वोल्सविक समझौता किस किस के बीच में हुआ? अनूप सिंह और बेगू के बीच में। बेगू कहाँ पे? मेवाड़ में, ठीक है। और इसका जो हेड था राम नारायण चौधरी थे, और रूपा जी कृपा जी यहाँ पे शहीद हो गए। फिर भरतपुर किसान आंदोलन। तो भरतपुर राज्य में किसानों की दशा अच्छी थी। यहाँ 95% भूमि सीधे राज्य के नियंत्रण में थी। 5 जातियां यहाँ पे ब्राह्मण, जाट, गुजर, अहिर और मेव कौम बेश समान हैसियत रखती थी। भरतपुर राज्य 1931 में नया भूमि बंदोबस्त लागू किया, जिससे भू राजस्व में वृद्धि हो गई। भू राजस्व अधिकारी लंबरदारों ने इसे बढ़े हुए भू राजस्व के विरोध में आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है, जब राज्य ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, तो 23 नवंबर 1931 को भौजी लंबरदार के नेतृत्व में 500 किसान भरतपुर में एकत्रित हुए। भौजी लंबरदार के विरुद्ध राज्य
भौजी लंबरदार ने राज्य के विरुद्ध भड़काऊ भाषण दिए। नवंबर 1931 में भौजी लंबरदार को गिरफ्तार कर दिया गया और समाप्त हो गया आंदोलन। ठीक है, तो भू राजस्व अधिकारी थे लंबरदार, याद रखना। इन लंबर ऐसा आ जाएगा, लंबरदार कौन हुआ करते थे। ठीक है, तो लंबरदार कौन होते थे? भू राजस्व अधिकारी हुआ करते थे। और भरतपुर में कौन था नेतृत्व करता? तो भौजी लंबरदार था, ये भू राजस्व अधिकारी था। फिर अगला है मेव किसान आंदोलन। तो अलवर भरतपुर क्षेत्र में मोहम्मद हादी ने, तो अलवर भरतपुर में किसने किया था? मोहम्मद हादी ने 1932 ईस्वी में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था स्थापित कर मेव किसान आंदोलन को संगठित रूप दिया था। तो इसने कौन सी? अंजुमन खादिम उल इस्लाम, इसकी स्थापना की है। ठीक है, एक तो ये याद रखना है अपन को। फिर अगला आगे चलें तो गुड़गांव के चौधरी यासीन खां द्वारा किया गया था। तो अलवर मेव आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? गुड़गांव के चौधरी यासीन खान द्वारा। तो अपन को ये भी याद रखना है, चौधरी यासीन खान। फिर इसके नेतृत्व में किसानों ने खरीफ फसल का लगान देना बंद कर दिया। राज्य सरकार ने मेवों को संतुष्ट करने के लिए राज्य काउंसिल में एक मुस्लिम सदस्य खान बहादुर काजी अजुद्दीन बिलग्रामी को सम्मिलित कर दिया था। इसके बावजूद आंदोलन न केवल तेज हुआ बल्कि उग्र भी हो गया। 1937 में मी बिलग्रामी को मातहत मेव संकट की जांच हेतु एक विशेष समिति का गठन किया गया। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर मेवों को भू राजस्व तथा अन्य करों में छूट के साथ सामाजिक धार्मिक समस्याओं का समाधान भी किया गया। तो याद रखना है, कौन था? बहादुर काजी अजुद्दीन बिलग्रामी। ये कहाँ से रिलेटेड है? याद रखना, ये है भरतपुर मेव किसान आंदोलन से। ठीक है, मेव किसान आंदोलन से, भरतपुर नहीं, मेव। फिर है अलवर किसान आंदोलन में नीमूचना हत्याकांड। तो अलवर रियासतों में जंगली सुअर और अनाज खिलाकर जंगली जंगली सुअरों को अनाज खिलाकर रोधों में पाला जाता था। ये सुअर किसानों की खड़ी फसल बर्बाद कर देते थे। उनको मारने पर वे रियासती सरकार ने पाबंदी लगा रखी थी। सुअरों की समस्याओं का निराकरण हेतु किसानों ने 1921 में आंदोलन शुरू किया। अंततः सरकार ने समझौता कर किसानों को सुअर मारने की इजाजत दे दी। तो यहाँ पे सुअर मारने की इजाजत दे दी। 1923 में महाराजा जय सिंह ने लगान की दरों को बढ़ा दिया। विरोध स्वरूप 14 मई 1925 को लगभग 800 किसानों ने नीमुचना गांव में एकत्रित हुए। उन पर सैनिक बलों ने मशीन गनों से अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें सैकड़ों किसान मारे गए। महात्मा गांधी ने इस कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विवत्स बताया है और उसे डायरवाद, गहरा और व्यापक की संज्ञा दी है। तो उसे किसकी संज्ञा दी है? डायरवाद और गहरा एवं व्यापक की संज्ञा दी है। अंततः सरकार को लगान के बारे में किसानों के समक्ष झुकना पड़ा और आंदोलन को समाप्त करना पड़ा। तो यहाँ पे कौन थे? महाराजा जय सिंह थे, याद रखना है, इन्होंने बढ़ाई थी। फिर बूंदी राज्य में किसान आंदोलन। तो बिजोलिया बेगू किसान आंदोलन के समान ही बूंदी राज्य के किसानों पर भी अनेक प्रकार की लागें थी। लगभग 25 बेकार और उच्च दरों पर लगान की रकम देनी पड़ रही थी। बिजोलिया और बेगू के किसानों के आंदोलन से वे अत्यधिक प्रभावित हुए। परिणाम स्वरूप 1922 में बिजोलिया की सीमा से जुड़े बूंदी राज्य के बरड़ क्षेत्र में, तो बरड़ कहाँ का है? बूंदी का, किसानों ने बूंदी प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इस आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ के कर्मठ नैनू राम के हाथों में था। इसका नेतृत्व किसने किया था? नैनू राम ने। फिर बूंदी राज्य ने इन किसानों पर अत्याचार प्रारंभ किए। राज्य सेवा संघ के माध्यम से बूंदी राज्य में चल रहे दमन चक्र की सर्वत्र निंदा की गई। 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में किसानों की एक सभा हुई। सभा में एकत्रित किसानों की भीड़ पर पुलिस ने निष्ठुर से लाठी प्रहार की, गोलियां चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप नानक भील और देवी लाल गुर्जर शहीद हो गए। बूंदी राज्य की इस घटना की सर्वत्र निंदा की गई। बूंदी सरकार ने किसानों की कुछ शिकायतों का निवारण किया और लाख बाग और बेगार में कुछ रियायतें दी। किसान आंदोलनकारी राज्य की ओर से दी गई रियायतों से पूर्णतः संतुष्ट तो नहीं थे, परंतु वे अपने आंदोलन को आगे चलाने की स्थिति में भी नहीं थे, क्योंकि उन्हें राजस्थान सेवा संघ से मार्गदर्शन मिलना बंद हो गया था। 1923 ईस्वी के अंत तक आंदोलन प्राय समाप्त हो गया। 1936 में एक बार फिर से बरड़ क्षेत्र का आंदोलन दौर चालू हुआ। 5 अक्टूबर 1936 को हिंडोली में स्थित हुंडेश्वर महादेव के मंदिर में 90 गांवों के गूचर मिणा किसानों के प्रतिनिधियों ने 500 प्रतिनिधियों का एक विराट सम्मेलन हुआ। तो कहाँ पे हुआ था ये? हुंडेश्वर महादेव।
जहां उन्होंने मांग पत्र तैयार किया और उसे सरकार को प्रेषित किया। सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया। किसानों ने राज्य के विरुद्ध आंदोलन छोड़ दिया, जो लंबे समय तक चला। अंततः सरकार ने चराई करों में छूट दी और युद्ध ऋण की वसूली में सख्ती का प्रयोग बंद किया। आंदोलन के समय जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, उन्हें छोड़ दिया गया। इस प्रकार यह आंदोलन समाप्त हुआ। तो सीधी बात है, इसमें हमें 2-3 चीज़ याद रखनी है। यहाँ पे तो 2-3 पहले तो मीणा गुर्जरों ने किया था, फिर ठीक है बूंदी में, और यहाँ पे एक नैनू राम था इनका नेतृत्व करता। डाबी में यहाँ पे किसान आंदोलन हुआ जिसमें गोलियां चला दी गई, डाबी हत्याकांड बोलेंगे इसको ये। और बरड़ भी इसी का है, बरड़ क्षेत्र है ये। बरड़ क्षेत्र में आता है डाबी गांव। तो बूंदी बूंदी के अंदर है बरड़ क्षेत्र, बरड़ क्षेत्र में आता है डाबी गांव। नानक भील और देवीलाल गुर्जर शहीद हो गए थे, बाद में वापस स्टार्ट हुआ। ठीक है। फिर राज्य जयपुर राज्य में किसान आंदोलन। तो राजस्थान के अन्य राज्यों के किसानों की भांति जयपुर राज्य में किसानों की स्थिति भी बड़ी दयनीय थी। वे अपने शासकों के आतंक और अत्याचार शोषण से उत्पीड़ित थे। जयपुर रियासत में किसान आंदोलन का मूल केंद्र राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित शेखावटी, तोरावटी, सांवर, सीकर और खेतड़ी ठिकाने थे। किसान आंदोलन का श्री गणेश सीकर ठिकाने में हुआ। 1922 में सीकर के नए राव राजा कल्याण सिंह ने भूमि कर 25 से 50% की वृद्धि कर दी। उसने किसानों को आश्वासन दिया कि अगले वर्ष उनसे ली जा रही छूटों लागों में छूट दे दी जाएगी। राव राजा ने अपने वचन का पालन नहीं किया। किसान खिन्न हो गए, आंदोलन प्रारंभ कर दिया। रामनारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी ने सीकर आने तो कौन कौन, रामनारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी के सीकर आने से किसान आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। सीकर आंदोलन की गूंज केंद्रीय असेंबली व ब्रिटेन हाउस कॉमन्स तक उठी। ब्रिटिश सरकार ने राव राजा को सलाह दी कि वे अपने ठिकाने में नियमित रूप से भूमि बंदोबस्त की व्यवस्था करे। राव राजा ने ठिकाने में भूमि बंदोबस्त करवाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण करवाया, जिसमें छोटी जरीब का उपयोग किया गया। सीकर के राव राजा ने इजाफा के नाम पर बीघा भूमि पर 2 आना भूमि कर में वृद्धि कर दी। तो सीकर के राव राजा ने क्या कर दिया, इजाफा कर दिया। इजाफा के नाम पर बीघा भूमि पर 2 आना भूमि कर में 2 आना बढ़ा दिया उन्होंने। ठीक है। वो छोटी जरीब का उपयोग किया था उसको भूमि सर्वेक्षण में। जरीब की लंबाई के मामले को लेकर भूमि कर में की गई वृद्धि के कारण किसानों में पुनः असंतोष बढ़ने लगा। तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे जो किसान आंदोलन हुआ ना, उसमें 2 कारण भी हैं। छोटी जरब, यानी कि जो नापी जा रही थी भूमि, उसमें वो इंच टेप होती है, वो छोटी थी, ये मान के चलना है। ठीक है। फिर वृद्धि के कारण किसानों ने पुनः असंतोष बढ़ने लगा और अक्टूबर 1925 में जाट सभा का बगड़ यानी शेखावटी में एक अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें राज्य और जागीरदारों द्वारा जाटों पर किए जा रहे सामाजिक आर्थिक शोषण के विरुद्ध अभियान चलाने संबंधी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का निर्णय लिया गया। जाट नेताओं ने शेखावटी के गांवों में पहुंचकर कृषकों से संबंध स्थापित कर ठिकानेदारों को भूमि लगान न देने के लिए समझाया। भरतपुर के जाट नेता देसराज ने सीकर शेखावटी के जाट किसानों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने को प्रेरित किया और उनमें एक नई चेतना उत्पन्न की। 1932 ईस्वी में बसंत पंचमी के अवसर पर झुंझुनू में जाट महासभा के तत्वावधान में भव्य समारोह हुआ। इस समारोह में 60,000 जाट किसानों ने भाग लिया। इससे किसान आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। जाटों को संगठित करने के उद्देश्य से देसराज ने सितंबर 1933 में पलथाना में एक सभा का आयोजित करवाया। तो कौन आ गया, देसराज आ गया। ठीक है। जिसमें सीकर में एक महायज्ञ करने का निर्णय लिया गया। राव राजा ने महायज्ञ के अध्यक्ष की सवारी के लिए हाथी देने से इनकार कर दिया। किसानों और शासकों को बीच तनाव उत्पन्न हो गया। महायज्ञ के समय जनवरी 1934 किसानों द्वारा दिए गए भाषण में ठिकाने की नीति की कटु आलोचना की गई। इससे खिन्न होकर ठिकाने के राव राजा ने जाट सभा के सचिव चंद्रभान को गिरफ्तार कर उसे 6 सप्ताह की जेल और 51 रुपये जुर्माने का दंड दिया। जाटों ने इसका कड़ा विरोध किया। सियोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया के बास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के विरोध में 25 अप्रैल 1934 को जाट महिलाओं का ने एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें 10,000 स्त्रियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किशोरी देवी ने की थी। अप्रैल 1935 में सीकर ठिकाने का राजस्व अधिकारी पुलिस की सहायता से कूदन ग्राम में भूमि लगान वसूल करने गया था। उस समय जाट किसानों में हिंसा भड़क उठी। पुलिस ने गोली चला दी, जिससे 4 जाट मारे गए, 14 किसान घायल हुए। शहीद होने वाले किसान थे चेतराम टीकूराम। ठीक है। और 175 जाट किसान
गिरफ्तार कर ली गई। इस हत्याकांड की गूंज ब्रिटिश संसद तक सुनाई गई। इससे मजबूर होकर जयपुर के महाराजा को इस ओर ध्यान देना पड़ा। आतंककारी साधन अपनाने के बावजूद जाट आंदोलन को कुचला नहीं जा सका। अंततः सीकर ठिकाने को नियमित भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्य आरंभ करना पड़ा। किसानों को कतिपय मांगों को स्वीकार करना पड़ा। इस आंदोलन के लिए किसानों को संगठित होने की प्रेरणा देने वाली महिला थापी दादी थी। वही आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख किसान थे सरदार हरलाल, ठीक है, नेतराम, फिर पृथ्वी सिंह गोटड़ा, पन्ने सिंह बाटड़ा नाऊ, तो पन्ने सिंह बाटड़ा नाऊ और हरु सिंह पलथाना, गैरू सिंह कटराथल, ईश्वरी सिंह बैरूपुरा, लेखराम कसवाली। तो ये अपन ने अभी तक ये क्वेश्चन आया नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन फंस सकता है कि सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह, पृथ्वी सिंह गोटड़ा, पन्ने सिंह बाटड़ बाटड़ा नाऊ, हरु सिंह पलथाना और गोरू सिंह कटराथल, ईश्वरी सिंह भैरूपुरा, लेखाराम कसवाली कहाँ से संबंधित है। फिर ये शेखावटी, इसी बीच शेखावटी के अन्य ठिकानों में भी जाट आंदोलन आंदोलन फैल गया। मार्च 1933 में खेतड़ी, ढूंढलोद, नवलगढ़, मंडावा, बिसाऊ, सूरजगढ़, हमीरवास, इस्माइलपुर, जखरा, मलसीसर, अलसीसर, पाटण आदि ठिकानों में जाटों ने भूमि कर देने से मना कर दिया। 16 मई 1934 को हमीरावास के ठाकुर कल्याण सिंह के आदमियों ने हनुमानपुरा ग्राम में जाट किसानों के घरों में आग लगा दी, जिससे याद रखना ठाकुर कल्याण सिंह ये कौन से उससे रिलेटेड है, तो ये भी शेखावटी से रिलेटेड है, जलाकर राख हो गए। इस प्रकार ढूंढलोट के ठाकुर ने जयसिंहपुरा गांव के किसानों को आतंकित किया और उसके भाई हरनाथ सिंह ने सशस्त्र व्यक्तियों के साथ किसानों पर लाठियां तलवारों से वार किया, जाट किसानों को घायल कर दिया। जागीरदारों की इन हरकतों से शेखावटी किसानों ने सशस्त्र संगठित होकर डटकर मुकाबला किया। शेखावटी जाट किसान पंचायत की तरफ 9 अक्टूबर 1934 को महाराजा जयपुर के महाराजा को मांग पत्र प्रेषित किया गया। प्रार्थना की गई कि जागीरदारों के आतंकों से उन्हें मुक्त कराएं। शेखावटी के नाजिम ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रेषित की। नाजिम ने किसानों की शिकायतों की पुष्टि और उनके समाधान के लिए सुझाव दिया। परिणामतः 1936 ईस्वी में ठिकाने में भूमि सर्वेक्षण, भूमि बंदोबस्त की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। शेखावटी सीकर क्षेत्र में कुछ शांति हुई। सीकर शेखावटी दीर्घकालीन किसान संघर्ष का अंत मार्च 1947 में जयपुर में हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार के गठन हो जाने के साथ हुआ। राजस्व मंत्री टीकाराम पालीवाल ने गैर खालसा भूमि भूमि बंदोबस्त करवाने की व्यवस्था की थी, ठीक है। फिर मारवाड़ किसान आंदोलन, तो जयपुर राज्य के शेखावटी जाट आंदोलन का प्रभाव मारवाड़ राज्य के डीडवाना और सांवर प्रगनों और शेखावटी क्षेत्र से लगे जाट क्षेत्रों पर भी पड़ा। 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई। मारवाड़ लोक परिषद ने किसानों की मांगों का जोरदार समर्थन किया, सरकार की कटु आलोचना की और जागीरदारों ने किसान आंदोलन के लिए लोक परिषद के नेताओं को उत्तरदायी ठहराया। इसलिए उन्होंने परिषद के कार्यकर्ताओं के प्रति कड़ाई और पाशविक दृष्टिकोण अपनाया। तो उनको लगा कि जो लोक परिषद बनाई है ना, इनके जो नेता हैं ये भड़का रहे हैं किसानों को, तो फिर इनकी ठुकाई करना स्टार्ट कर दिया। फिर 28 मार्च 1942 को लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने चंद्रावल गांव में उत्तरदायी सांसद दिवस मनाने का निर्णय लिया था। चंद्रावल के ठाकुर ने मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं के लिए ऐसा करने से रोकने के लिए आदमी भेजे, जिन्होंने परिषद के कार्यकर्ताओं पर लाठी, तेज धार वाले हथियार से प्रहार किया। 25 व्यक्तियों को गहरी चोट आई। सोजत के मीठालाल, विजय शंकर, फिर कंटालिया के मार्कंडेश्वर और हरिराम, चंद्रावल के रामसुख और चांदमल भयंकर रूप से घायल हुए। तो अपन को याद रखना है, ये क्वेश्चन भी नहीं आया है। तो सोजत के तो कौन थे? मीठालाल, विजय शंकर। कंटालिया के थे मार्कंडेश्वर और हरिराम। चंद्रावल के थे रामसुख और चांदमल। फिर 13 मार्च 1947 को डाबड़ा यानी डीडवाना परगना गांव के किसान सभा और लोक परिषद की ओर से किसान सम्मेलन बुलाया गया। लोक परिषद के नेता माथुर दास और तारका दास पुरोहित थे। राधा किशन बोरा, किशन लाल शाह, नरसिंह कछवाहा, बंशीधर पुरोहित, हरीश हरी हरींद्र कुमार चौधरी और CR चौपसानी वाला आदि भाग लेने डाबड़ा पहुंचे। ठीक है, तो याद रखना ये सब कहाँ से, ये इनका किससे संबंध है? डाबड़ा से।
डावड़ा किसान आंदोलन या डावड़ा हत्याकांड, डावड़ा जो हत्याकांड से रिलेटेड है, वे स्थानीय मोतीलाल चौधरी के निवास पर ठहरे थे। तो मोतीलाल भी आ गया, ठीक है। और जागीरदारों ने पहले से ही किसान सम्मेलन को न होने की तैयारी कर ली थी। जैसे ही लोक परिषद के कार्यकर्ता व नेता वहां पहुंचे, उन्होंने मोतीलाल के घर पर लाठियां, तेजधार हथियार वालों से धावा बोल दिया। नेताओं की नृशंसतापूर्ण पिटाई की गई। मोतीलाल के माता के पैर काट दिए और उनके पिता भाई को मार दिया, ठीक है। उनकी पत्नी को मुख के उनकी पत्नी के मुख को विरूप कर दिया गया। गांव के चारों तरफ आतंक का वातावरण बन गया। डावड़ा कांड की सर्वत्र निंदा की गई। तो याद रखना डावड़ा कांड क्या है। तो इसमें क्या हुआ था कि जो इनकी जो परिषद थी, लोक परिषद, और वहाँ के किसान नेता थे, वो इकट्ठे हुए थे। उनमें कौन कौन थे याद रखना है अपन को। एक तो मथुरा दास माथुर, द्वारका दास पुरोहित, राधा कृष्ण बोहरा, किशन लाल शाह, नरसिंह कछवाहा, बंशीधर पुरोहित, हरिंद्र कुमार चौधरी, सी आर चौपासन्नीवाला, फिर मोतीलाल चौधरी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सब है डावड़ा कांड से रिलेटेड है। फिर है और जो चंद्रावल हत्याकांड है, चंद्रावल जो भी कांड है, उससे रिलेटेड कौन है, सोचत के मीठालाल, विजय शंकर, कंटलिया के मार्कंडेश्वर हरिराम, चंद्रावल के रामसुख और चांदमल। तो ये सब है। फिर है बीकानेर किसान आंदोलन। तो बीकानेर राज्य में 2917 गांव थे, जिसमें से 1393 गांव जागीर क्षेत्र में स्थित थे। सीमा से जुड़े सीकर क्षेत्र शेखावटी के जाट आंदोलनों का बीकानेर राज्य के जाट किसानों पर व्यापक रूप से प्रभाव पड़ा। बीकानेर के अनेक जाट प्रतिनिधियों ने झुंझुनू आयोजित अखिल भारतीय जाट महासभा के अधिवेशन तथा सीकर में 20 से 29 जनवरी 1934 के विशाल जाट प्रजापति महायज्ञ में सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो ये बीकानेर के ये थे ना, झुंझुनू और जाट वो सीकर में जो हो रहे थे, उनमें भी घूम के आते थे मस्त। तो उनसे क्या इनको प्रेरणा मिल गई। तो इन घटनाओं के फलस्वरूप बीकानेर के जाटों में भी जागीरदार के विरुद्ध आवाज उठाने का साहस उत्पन्न हुआ। उस समय बीकानेर राज्य के जागीरी क्षेत्र में 37 लागे विद्यमान थे। किसानों से जागीरदार बेकार लेता था। 1937 ईस्वी में उदरासर के किसानों ने लाल बाग के विरुद्ध आवाज उठाई। उनके नेता जीवन चौधरी थे। तो नेता कौन थे इनके, जीवन चौधरी थे, याद रखना जीवन चौधरी। कहाँ से रिलेटेड है, बीकानेर किसान आंदोलन। बीकानेर प्रजा मंडल चौधरी के आग्रह पर बीकानेर प्रजा मंडल ने किसानों की शिकायतें राज्य सरकार के समक्ष रखी, किंतु कोई परिणाम नहीं निकला। बीकानेर राज्य में किसान आंदोलन की श्रृंखला दूधवा खारा गांव यानी कि चूरू के पास के आंदोलन भी एक विशिष्ट स्थान है। तो इसमें क्या एक विशिष्ट, एक दूधवा खारा गांव में कुछ हत्याकांड हुआ है, तो उसको भी इम्पोर्टेंट है बीकानेर में। पुलिस ने यह यहाँ खुलकर अत्याचार किया था। किसान नेता थे हनुमान सिंह ने तो किसान नेता हनुमान सिंह ने ठाकुर द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई। वह पहले भादरा में महाराजा सरादुल सिंह को मिला। बाद में उनके साथियों के साथ महाराजा से मिलने माउंट आबू पहुंचा। महाराजा ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया तो आबू से लौटकर रतनगढ़ में उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हनुमान सिंह पर देशद्रोह का मुकदमा चला और उसे 5 वर्ष तक कारावास दिया। उसने जेल में भूख हड़ताल की, स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण जेल से मुक्त कर दिया गया। महाराजा ने उसे शांत करने के लिए 100 मुरबा जमीन गंगानगर क्षेत्र में देने का प्रलोभन दिया, परंतु उसने इसे स्वीकार नहीं किया। जेल से मुक्त होकर वे लगातार संघर्ष करते रहे। 2 बार और जेल की यात्रा की। अंतोगत्वा बीकानेर राज्य में लोकप्रिय सरकार की स्थापना हुई। उन्हें जेल से मुक्त किया गया। यद्यपि दूधवा खारा किसान आंदोलन सफल नहीं रहा, तथापि इसने राजनीतिक चेतना का संचार किया और किसानों में आत्मविश्वास जागृत किया। तो याद रखना दूधवा खारा के जो नेता है वो कौन है, हनुमान सिंह है एक, ठीक है। 30 जून से 1 जुलाई 1946 को प्रजा परिषद ने राय सिंह नगर में एक राजनीतिक सभा का आयोजन किया। तो प्रजा परिषद थी, लोगों की परिषद, उसने राय सिंह नगर में एक राजनीतिक सभा का आयोजन किया। इस सभा पर पुलिस ने लाठियों से आक्रमण किया, जिससे अनेक कार्यकर्ता घायल हुए। उग्र भीड़ ने राजकीय विश्राम गृह को घेर लिया। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप बीरबल सिंह मारा गया। तो यहाँ पे कौन, बीरबल सिंह मारा गया राय सिंह नगर में। और अखिल भारतीय देशी रियासत परिषद की ओर से हीरालाल शास्त्री, गोकुलबाई भट्ट, बीकानेर के रघुवर दयाल गोयल और राय सिंह नगर कांड की समीक्षा की। तो इन्होंने की थी। याद रखना राय सिंह कांड की जो समीक्षा किसने की थी, हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट और बीकानेर के रघुवर दयाल गोयल ने। फिर हनुमानगढ़ में नियुक्ति, मुंशी मजिस्ट्रेट हरदत्त सिंह चौधरी ने राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित होकर सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया।
याद रखना। मुंसिफ थे हरदत्त सिंह चौधरी, तो उन्होंने भी क्या करा था, राष्ट्रीय अपनी जो नौकरी थी उससे क्या उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर है प्रजा परिषद की सदस्यता स्वीकार कर ली। 3 सितंबर 1946 ईस्वी के गोगामेड़ी गांव में एक विशाल किसान सभा का आयोजन किया गया, जहां जागीर और प्रथा के उन्मूलन के लिए नारा बुलंद किया गया। उक्टी अक्टूबर 1946 में अकाल और सूखे के समय भी कांगड़ के जागीरदारों ने किसानों से पूरा लगान वसूल करना चाहा, जिसका कृषकों ने विरोध किया। कुछ किसान महाराजा को शिकायत करने के लिए बीकानेर पहुंचे, इससे जागीरदार आग बबूला हो गए, किसानों पर अमानवीय अत्याचार किए, कांगड़ कांड की सर्वत्र निंदा की गई। तो कांगड़ कांड भी याद रखना बीकानेर से जुड़ा हुआ है। अंततः यह संघर्ष 1948 में बीकानेर राज्य में लोकप्रिय मंत्रिमंडल का गठन होने के बाद ही समाप्त हुआ। बीकानेर के किसान आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षरकर्ताओं में कुंभा राम आर्य भी हैं, जिन्होंने परंपरागत लाग बाग बेगार न देने का बिगुल बजाया। वे बीकानेर प्रजा परिषद से जुड़े रहे। उन्होंने किसान यूनियन क्यों पुस्तक लिखी थी। तो क्या कौन सी पुस्तक लिखी थी उन्होंने, किसान यूनियन क्यों। ये किसने लिखी है, अपने कुंभाराम आर्य ने। फिर सामंती व्यवस्था के विरोध और किसानों के हित में उनका संघर्ष स्वतंत्रता के उपरांत भी जारी रहा। तो ये अपना चैप्टर 3 हो गया। तो अपन देखते हैं क्या क्या याद रखना है। कुंभाराम आर्य की पुस्तक कौन सी है, किसान यूनियन क्यों। कांगड़ कांड कहाँ का है, बीकानेर का ही है। बीरबल सिंह मारा गया किसमें, रायसिंह नगर हत्याकांड में। हीरालाल शास्त्री, गोकुलबाई भट्ट, बीकानेर के रघुवर दयाल गोयल रायसिंह कांड की समीक्षा के लिए एक समिति के वो थे मेंबर। फिर ये सब था। उसके बाद हनुमान सिंह, ये कौन से किससे रिलेटेड है हनुमान सिंह। हनुमान सिंह है किससे रिलेटेड है हनुमान सिंह। हनुमान सिंह है दूधवा खारा से रिलेटेड है, ठीक है। दूधवा खारा से हनुमान सिंह हैं। और फिर है उदरासर के, ठीक है, इनको हटाते हैं। और उदरासर किसानों, उदरासर में बीकानेर के एक प्रजामंडल के नेता कौन याद रखना है अपन को, जीवन चौधरी। फिर डावड़ा कांड में कौन थे, मोतीलाल थे। और उनके घर पे मीटिंग हो रही थी, उसमें कौन थे, मथुरादास माथुर, द्वारका दास पुरोहित, राधा कृष्ण बोहरा, किशन लाल साहा, नरसिंह कछवा, बंशीधर पुरोहित, हरिंद्र कुमार चौधरी, सीआर चौप सानीवाला। फिर सोजत में क्या हुआ था, सोजत के मीठा लाल थे और विजय शंकर थे। कंटालिया के मार्कंडेश्वर और हरिराम, चंद्रावल के रामसुख और चांदमाल। तो ये थे, ये कहाँ पे हुए थे, चंद्रावल कांड में, ठीक है। और फिर एक मारवाड़ लोक परिषद, तो ये ठीक है, मारवाड़ लोक परिषद तो ठीक है, इसको हटा देते हैं। फिर जयपुर में हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में आखिर में गठन हो गया था, ये सब देख लिया अपन ने। और ठाकुर कल्याण सिंह थे, ये कहाँ के हैं, हनुमानपुरा ग्राम के हैं। और इसी के थे ठाकुर जय सिंहपुरा गांव के, ठीक है, ये सब अपने देख लिया। तो ये सब याद रखना है।